बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ पढ़ लें पहले। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 में बेसिकली सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स के बारे में जो है हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सिंगल फेज मोटर्स कैसी मोटर्स होती हैं जो कि सिंगल फेज सप्लाई पे चलती हैं। जैसे पाकिस्तान की जो स्टैंडर्ड सप्लाई है सिंगल फेज में वो है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो ऐसी मोटर्स जो 220 वोल्ट्स और 50 हर्ट्ज सप्लाई पे ऑपरेट करती हैं उनको क्या कहते हैं, वो सिंगल फेज जो है वो मोटर्स हैं। अब सिंगल फेज मोटर्स की कुछ अकसाम हैं फर्दर। जैसे कुछ मोटर्स हैं जो कि इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करती हैं, उनको इंडक्शन मोटर्स कहते हैं। और कुछ मोटर्स होती हैं जो कि सिंक्रोनस मोटर्स कहलाती हैं। इंडक्शन मोटर्स की फर्दर कुछ अकसाम है, जैसे स्प्लिट फेज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर्स हैं और रिपल्शन टाइप मोटर्स हैं। आज हम जो है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उसकी कंस्ट्रक्शन, उसके अंदर क्या क्या होती है और ट्रबल अगर आ जाए तो किस तरह करना है, उसके बारे में आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक जो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर है उसकी बनावट, उसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह की होती है। तो इसके बेसिकली कुछ हिस्से हैं, उन हिस्सों के बारे में हम डिटेल में फर्दर स्लाइड्स में देखते हैं कि वो क्या है। तो सबसे पहला इसका जो पार्ट है वो रोटर होता है कि मशीन का वो हिस्सा जो रोटेट करता है उसको क्या कहते हैं, वो रोटर होता है। दूसरा इसका जो हिस्सा है उसको कहते हैं स्टेटर, और ये क्या होता है, स्टेशनरी पार्ट होता है मशीन का। नंबर 3 पे है एंड प्लेट्स हैं या जिनको ब्रैकेट्स भी कहते हैं, ये फ्रेम के साथ जुड़ी हुई होती हैं। और नंबर 4 पे है सेंट्रीफ्यूगल स्विच। तो ये कंस्ट्रक्शन है, ये मेन पार्ट्स हैं एक स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के जो है हिस्से आप बताएं, तो आपने ये 4 हिस्से उसके बताने हैं, रोटर, स्टेटर, एंड प्लेट और सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ठीक है, अब फर्दर हम देखते हैं कि रोटर क्या होता है। ये आपको एक जो सामने यहाँ पे एक नजर आ रही है फिगर, ये एक रूटर है। ठीक है, अब रूटर की मुख्तलिफ अकसाम हो सकती हैं, जैसे स्कल केज रोटर्स हो सकते हैं या माउंट रोटर्स हो सकते हैं। ये जो आपको सामने यहाँ पे नजर आ रही है ये स्कल केज रोटर है। ठीक है, अगर मैं इसके हिस्से हम देखें तो सबसे पहले इसका जो पार्ट है वो लेमिनेशन है। कुछ लेमिनेशन मीन इंसुलेशन इसके ऊपर जो होगी उसको कहते हैं वो लेमिनेशन है। जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ये इसके अंदर जो लाइनें सी आपको नजर आ रही है लेमिनेशन है। ठीक है, इसके दरमियान जो हमने की हुई है। नंबर 2 पे शाफ्ट, यानी कि वो रॉड है जिसने क्या करना है कि इस रोटर को घूमने में मदद करनी है। आपको जो रॉड यहाँ पे एक सामने नजर आ रहा है। ठीक है, नंबर 3 पार्ट है स्कल केज वाइंडिंग, जो आपको बार सी नजर आ रही है। ठीक है, ये दरमियान से ये 2 तरह के हम मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, या तो एल्यूमिनियम बार इस्तेमाल करेंगे या कॉपर बार। जैसे कि आपको ये डायग्राम में नजर आ रहा है कि ये एक शाफ्ट बनी हुई है। ठीक है, इसके ऊपर ये जो आपको राउंड में रिंग नजर आ रहा है ये एल्यूमिनियम के इसने शो किया कि एल्यूमिनियम के बने, ये कॉपर के भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर हमने कॉपर वाइंडिंग इस्तेमाल किया तो ये कॉपर के होंगे, और अगर तो ये एल्यूमिनियम वाइंडिंग इस्तेमाल हुई है तो ये एल्यूमिनियम के बने होंगे। इसी तरह ये जो आप नजर आ रहे हैं ये बार्स सी बनी हुई है, ये बेसिकली कंडक्टर्स हैं, एल्यूमिनियम के कंडक्टर, जिनको पिघला के इसके दरमियान जो है वो फैशन कर दिया गया, जोड़ दिया गया इस पूरे के ऊपर।
ठीक है। तो ये दरमियान को आपको जो लाइनें सी नजर आ रही है, ये स्टील से बनी हुई एक लैमिनेटेड कोर है जिसको आपस में जोड़ के, तो ये दोनों आप देख रहे हैं कि ये दोनों साइडों पे ये एंड रिंग की मदद से इन वाइंडिंग्स को आपस में पैरेलल तरीके से जोड़ दिया गया, ठीक है। नंबर सेकंड जो हिस्सा है वो है स्टेटर। आपको अगर फिजिकली आप देखें तो इस तरह का आएगा, आपको जो है वो स्टेटर किसी भी स्प्लिट फुट मोटर का नजर आएगा, ठीक है, जिसमें ये उसका कुछ हिस्से आपको सामने नजर आ रहे हैं। सबसे पहला क्या है कि लैमिनेटेड आयरन कोर है विद सेमी क्लोज स्लॉट, ठीक है। ये जो इसके अंदर ये जो आपको लाइनें सी नजर आ रही है, इसकी स्लॉट से बनी है, जहां पे हमने वाइंडिंग करनी है तो उसको कहेंगे वो स्लॉट है, और ये आयरन की बनी हुई है, ठीक है। नंबर 2, हैवी कास्ट आयरन और स्टील फ्रेम, ठीक है। ये जो इसके बैरूनी तौर पे हमें ये नजर आ रहा है, ये इसका फ्रेम है जो किस मटेरियल का बना होता है, कास्ट आयरन का बना हुआ है। नंबर 3 पे इसके अंदर क्या है कि 2 सेट्स ऑफ वाइंडिंग्स होते हैं इसके अंदर। कौन कौन से वाइंडिंग के सेट हैं? एक को हम कहते हैं रनिंग वाइंडिंग है और दूसरी को कहते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग है। अच्छा, अगर मैं इसको एक ब्लॉक डायग्राम से जाहिर करूं तो ये बैरूनी तौर पे आपको नजर आ रहा है कि इसका फ्रेम है। नंबर 2 पे स्टेटर कोर है, ठीक है, जिसके ऊपर हमने स्लॉट्स बनी हुई है, जिसके ऊपर वाइंडिंग की हुई है। तो ये नंबर 2 पे वाइंडिंग है, रनिंग वाइंडिंग है और स्टार्टिंग वाइंडिंग है। और यहाँ पे ये आपको इसका फुट भी नजर आ रहा है, ये स्लेटर स्लॉट्स हैं जहां पे हमने उसको अटैच किया होगा। ओके, द एंड प्लेट्स। एंड प्लेट को हम एंड शील्ड्स भी कहते हैं या ब्रैकेट्स भी कहते हैं। अच्छा, फिजिकली हमें इस तरह की ये एंड प्लेट नजर आएगी जिसमें आपको ये नजर आ रहा है कि ये सुराख है। ये सुराख किस पर्पस के लिए, यहाँ पे एक नट और बोल्ट्स की मदद से इसको फिक्स किया जाता है, ठीक है। और ये जो आपको सुराख से नजर आ रही है, यहाँ पे ये वर्टिकली हॉरिजॉन्टली जो आपको नजर आ रही है, ये हवा के गुजरने के लिए बनाए जाते हैं ताकि एयर पास होती रहे। अच्छा, इसको हम क्या करते हैं, स्टेटर फ्रेम के साथ हम नट और बोर की मदद से जोड़ देते हैं और इसका जो बोर है वो ब्रैकेट्स के साथ अटैच किया जाता है। ओके, द सेंट्रीफ्यूगल स्विच। अब सेंट्रीफ्यूगल पहले करेक्शन आपको एक सादा सी मिसाल देता हूं कि सेंट्रीफ्यूगल आपने देखा होगा कि अगर आप कोई भी एक पत्थर लेके, ठीक है, उसको डोरी के साथ बांध के घुमाते हैं तो क्या करते हैं, एक सर्कल के अंदर रोटेट करता जाता है। लेकिन जैसे ही आप उसको छोड़ते हैं तो वो क्या करता है, एक आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। वो जो एक्शन होता है उसको हम कहते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल एक्शन की मदद से क्या करता है कि आउटवर्ड चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपको मिसाल दूं कि ड्रायर के अंदर हमने कपड़े जब ड्राई किए जाते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि उसके अंदर भी जो सेंट्रीफ्यूगल एक्शन होता है, जो पानी खींचा जाता है वो भी सेंट्रीफ्यूगल एक्शन के जरिए खींचा जाता है। अब ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच को सेंट्रीफ्यूगल स्विच कहते क्यों है? इसका काम क्या होता है कि ये स्टार्टिंग वाइंडिंग को रनिंग वाइंडिंग से डिस्कनेक्ट करवाएगा। कब डिस्कनेक्ट करवाएगा? एक प्री डिटरमिनेंट स्पीड। अब ये जो प्री डिटरमिनेंट स्पीड है ये तकरीबन 75% जब मोटर चलना शुरू हो जाएगी तो उस वक्त ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम है कि वो स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर दे, यानी कि सर्किट में से निकाल दे और सिर्फ मोटर जो है वो रनिंग वाइंडिंग पे काम करना शुरू कर देगी। ये आपसे सवाल पूछा जाता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल स्विच, तो आपने ये इसी तरह इसको बता देना है। इसके जो हिस्से हैं वो दो तरह के इसके पार्ट्स होते हैं। एक को कहते हैं स्टेशनरी पार्ट है, जैसे कि आपको ये डायग्राम में नजर आ रहा है कि ये सेगमेंट बना हुआ है, ठीक है, और ये कॉपर के बेसिकली सेगमेंट्स हैं, सेगमेंट्स के दरमियान इंसुलेशन की हुई है। दूसरा इसका हिस्सा है रोटेटिंग पार्ट, वो डायग्राम में भी दिखाया गया कि जैसे इस तरह का नजर आ रहा है। अब ये काम किस तरह करता है कि जैसे ही हमने मोटर को ऑन करना है तो ये क्या करेगा, ये जो आपको नॉर्मली क्लोज्ड हालत में एक स्विच सा नजर आ रहा है, जैसे सिंगल पोल स्विच होता है उस तरह का आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि जैसे ही हमने मोटर को ऑन किया तो ये कनेक्ट करवा देता है रनिंग वाइंडिंग को स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ, ठीक है। ये क्लोज कनेक्शन है, ये जाहिर कर रहा है। और जैसे ही मोटर अपनी 75 स्पीड पे 75% चलना शुरू हो जाती है तो ये क्या करता है, ये देखिए नॉर्मली क्लोज था तो ये ओपन हो गया, ठीक है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल एक्शन की बदौलत ये क्या करेगा, इसको सर्किट से डिस्कनेक्ट करवा देता है, ठीक है।
ओके, इसका जो ऑपरेशन है इसके अंदर बेसिकली 3 तरह की वाइंडिंग्स है, 3 तरह की वाइंडिंग्स आपको नजर आ रही हैं। स्कल गेज वाइंडिंग, रनिंग आर मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग आर ऑक्सिलरी वाइंडिंग। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो राउटर होता है, रूटर के ऊपर हमने क्या करना है कि उसके ऊपर स्कल केज वाइंडिंग है, वो बाउंड रूटर भी हो सकते हैं। और स्कल केज किस बिना पे कहा जाता है, क्योंकि वो गिलहरी के जो पिंजरे होते हैं उसकी तरह की उसकी शक्ल बनती है, इस वजह से उस वाइंडिंग को हम स्कल केज वाइंडिंग कह देते हैं। नंबर 2 है इसके अंदर रनिंग और मेन वाइंडिंग। अब रनिंग वाइंडिंग के ऊपर क्या करना होता है कि मोटर इसके बिहाफ पे चलती है, और स्टार्टिंग वाइंडिंग का काम है जस्ट मोटर को स्टार्ट करवाना। ठीक है, जैसे मोटर स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, चलना शुरू हो जाती है, तो उसके बाद स्टार्टिंग वाइंडिंग सेंट्रीफ्यूगल स्विच की मदद से डिस्कनेक्ट करवा दी जाती है। अच्छा, ये आपको एक स्टेटर की कोर नजर आ रही है, जिसके आपको अंदर आप देख सकते हैं कि रनिंग वाइंडिंग है, रनिंग वाइंडिंग के कुछ पोल्स बने हुए हैं, और अंदर वाली साइड पे स्टार्टिंग वाइंडिंग बनी हुई है। ठीक है, अब ये जो आपको ये नजर आ रहा है, ये 4 पोल्स नजर आ रहे हैं, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, यानी कि ये 4 पोल मोटर है, और ये आपको स्लॉट्स अंदर इसके नजर आ रही हैं। ओके, तो ये बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग का। अगर आपसे पूछा जाए कि ड्रॉ द इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम फॉर द स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, तो आपने इस तरह की एक डायग्राम ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, जिसमें ये देखें कि रनिंग वाइंडिंग है, इसके बिल्कुल पैरेलल में जो है वो एक स्टार्टिंग वाइंडिंग कनेक्ट की हुई है, लेकिन स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाया गया जो कि इस वक्त क्लोज है, यानी कि इसने स्टार्ट करवाना है, तो ये अभी क्लोज है। तो जैसे ही मोटर चलना स्टार्ट हो जाएगी तो ये क्या करेगा, 75% के बाद डिस्कनेक्ट होगा, डिस्कनेक्ट होके इसको सर्किट से निकाल देगा, और जस्ट अब ये रनिंग वाइंडिंग के लिए मोटर जो है वो चलना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये स्टार्टिंग वाइंडिंग को ऐड करने की जरूरत क्यों पेश आती है? हमें पता है कि जो सिंगल फेज मोटर्स होती हैं उसके अंदर जो है इतना फेज डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, जब भी हमने चीज को रोटेट करवाना है तो उसके लिए फेज डिफरेंस पैदा करने की जरूरत होती है। जैसे हम अगर 3 फेज मोटर की जैसे कि हमने पढ़ा था, तो उसके अंदर वो तीनों जो फेज होते हैं वो 120 डिग्री पे अपार्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो जो है वो क्योंकि इन फेज होते हैं वोल्टेज और करंट, तो उस फेज वोल्टेज को स्प्लिट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके साथ एक और वाइंडिंग लगा देते हैं जो कि क्या करती है, फेज को स्प्लिट कर देती है। ठीक है, इस फेज को स्प्लिट करने की वजह से इसको स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर्स का नाम हमने दे दिया। ठीक है, अच्छा, ये तो पहले आपको एक जनरल सा इंट्रोडक्शन दिया था कि स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर जो है वो है क्या। अब बताया जाता है कि आपके पास अगर कोई भी मोटर आती है, यहाँ पे तो हम स्पेसिफिकली जो है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की बात करेंगे, लेकिन अगर कोई भी मोटर जो है वो आती है आपके पास, उसको चेक करने के लिए कि उसको एनालाइज करें कि उसके अंदर प्रॉब्लम कोई है भी या नहीं है, और अगर है तो कौन कौन सी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये फर्ज करें कि आपके पास एक मोटर आई है, ये आपको जो धुआं सा नजर आ रहा है ना, ये क्या जाहिर करे कि जनाब एक मोटर ओवरलोड हुई है, और इसकी वजह से इसने ये धुआं आपको ना दिखाई दे रहा है। अब इस ओवरलोड होने की बिना पे ओवरलोड की क्या क्या वजूहत हुई हैं, उसके अंदर किस तरह की जो है वो मसला बना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि मोटर को हमने टेस्ट करना है या इंस्पेक्ट करना है, उसमें हमने फिजिकली देखना है। किस किस चीज को देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई मैकेनिकल ट्रबल तो नहीं है। अब मैकेनिकल ट्रबल जो है वो हम किस तरह दे सकते हैं कि हम सामने तौर पे हम इसकी कोई एंड प्लेट देखें कि वो ज़ाहिर टूटी हुई तो नहीं है, ये इसकी फ्रंट प्लेट है और ये इसकी एंड प्लेट है। ठीक है, हम इन दोनों को चेक करेंगे इसके अंदर कोई क्रैक तो नहीं है। ठीक है, या इसकी जो शाफ्ट है ये बेंड तो नहीं हुई। ठीक है, अगर तो ये इस तरह के कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम कहेंगे कि वो उसका कोई मैकेनिकल ट्रबल है, उसके अंदर मैकेनिकल फॉल्ट है, तो उसको हम रिमूव करेंगे। नंबर 2 पे हम चेक करेंगे कि बेरिंग प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर। उसको हम चेक करने के लिए क्या करेंगे कि इस शाफ्ट को ऊपर और नीचे मूव करेंगे। अगर तो इसके अंदर प्ले है तो उसका मतलब है कि ये बेरिंग का प्रॉब्लम
मौजूद है, बेरिंग जो है इसके खराब हो चुके हैं, टूट चुके हैं, तो उस वजह से हम क्या करेंगे, इसको तब्दील करेंगे। ठीक है, इसको चेक करने के लिए कि वो बेरिंग किस हद तक खराब है, हम क्या करेंगे, इस शाफ्ट को खुद से पहले घुमाएंगे, अपने हाथ से घुमाते हैं। अगर तो ये घूम जाती है, ठीक है, तो उसका मतलब है कि बेरिंग की प्रॉब्लम नहीं है, बेरिंग ठीक है। और अगर ये घुमाने से नहीं घूमती, ठीक है, तो ये किस चीज को जाहिर करता है कि यहाँ तो ये जो शाफ्ट है ये किसी जगह से टेढ़ी हुई है जिस वजह से ये मूव नहीं कर रहा। यहाँ जो बेरिंग का है इसके अंदर उसकी ग्रीस वगैरह का मसला यानी कि वो तब्दील करने वाले हैं। यहाँ जब इसको असेंबल किया गया है, जोड़ा गया, तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं जोड़ा गया, इस वजह से वो फ्री मूव नहीं कर रही। ठीक है, नंबर थर्ड पे हम इसका जो एनालिसिस करेंगे कि इसके ग्राउंड्स हम चेक करेंगे। अब ग्राउंड्स कहते हैं कि हम फिजिकली देखें या एक टेस्ट लैंप की मदद से हम देखें। सबसे पहले तो हम इसको फिजिकली देख रहे हैं ना, बैरूनी तौर पे हम देखेंगे कि कोई तार जो है हमें नजर तो नहीं आ रही कि जो बॉडी के साथ इसका कनेक्शन बना हुआ है। ठीक है, उसको हम चेक करेंगे। अगर वो भी नहीं है, वो सारा काम हमने कर लिया, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम फिर ये सोचते हैं कि उसके इनसाइड पे प्रॉब्लम है। लेकिन इनसाइड पे प्रॉब्लम हम किस तरह चेक करेंगे कि हम पहले मोटर को सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे ही मोटर को सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसके अंदर क्या हो सकता है कि वो हो सकता है कि रोटेट ही ना करे या धुआं छोड़ना शुरू कर दे, या जो है वो नॉइज के साथ चल रही हो यानी कि शोर आ रहा हो चलने के दौरान, या स्लोली चल रही हो, या हो सकता है कि चले ही ना। ये सारे के सारे जो प्रॉब्लम है ये जाहिर करता है कि उसके अंदर कोई जो है वो फॉल्ट है। उसके अंदर फिर क्या फॉल्ट है, तो अगर तो ये हमें ये धुआं सा नजर आ रहा है उसका मतलब है कि उसकी वाइंडिंग वगैरह डैमेज हो गया। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये मोटर को एंड प्लेट्स ये जो आपको बोर्ड से नजर आ रही है इसको ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों साइडों पे, और इसका स्टेटर हमें बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब ये फर्ज करें कि हमने एक मोटर को चेक किया तो उसको हमें देखा कि वो रीवाइंड होने वाली है, उसकी वाइंडिंग वगैरह डैमेज हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि रीवाइंडिंग जब भी हमने एक स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर को करना है तो हमने कौन कौन से स्टेप्स जो है वो अडॉप्ट करने हैं। ये बेसिकली जनरल से एक स्टेप्स हैं। ये यहाँ पे हम स्पेसिफिकली तो स्प्लिट फेज की बात कर रहे हैं ना, तो ये हम हर तरह की मोटर पे ये अप्लाई करेंगे। लाजमी नहीं है कि वो सिर्फ स्प्लिट फेज हो। ठीक है, वो अगर रिपल्शन टाइप है या कैपेसिटर टाइप है तो उसमें भी यही स्टेप्स जो है वो फॉलो किए गए। अब कौन कौन से स्टेप्स हैं, सबसे पहले हमने करना है कि टेकिंग डाटा। नंबर 2 पे हम क्या करेंगे, स्ट्रिपिंग द वाइंडिंग, यानी कि हम जो वाइंडिंग खराब हो गई उसको निकालेंगे। नंबर 3 पे हम क्या करेंगे कि जो स्लॉट्स हैं अंदर जहां पे हमने वाइंडिंग दोबारा प्लेस करना है उनको इंसुलेट करेंगे, क्योंकि वो बनी होती हैं लोहे की, तो उसके दरमियान और वाइंडिंग के दरमियान हमने इंसुलेशन रखनी है। नंबर 4 जो हमने चीज इन्वॉल्व करनी है वो है कि रीवाइंडिंग, यानी कि जब हमने वो कर लिया फिर हम उसको रीवाइंड करेंगे। उसके बाद हम उसके कनेक्शन बनाएंगे और फिर उसको टेस्ट करेंगे और बेकिंग और वार्निशिंग करेंगे। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि वो कौन से स्टेप्स हैं जो कि एक रीवाइंडिंग के लिए दरकार होते हैं किसी भी मोटर को रीवाइंड करने के लिए, तो आपने ये स्टेप्स जो है वो साथ आपने पक्के पक्के याद कर लेने हैं कि ये स्टेप, इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम मोटर को रीवाइंड करेंगे। ठीक है, जब भी हमने मोटर को रीवाइंड करना है तो ये सारे के सारे जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो किया जाएगा। अब हम बारी बारी हर स्टेप को जरा देखते हैं। सबसे पहले है टेकिंग डाटा। अब हमने किस चीज का जो है वो डाटा कलेक्ट करना है, सबसे पहले हम उसकी नेम प्लेट देखेंगे। ठीक है, जो जाहिरी तौर पे हमें नजर आ रही है कि अगर आप एक मोटर को देखते हैं, ठीक है, तो उसके फ्रंट पे एक नेम प्लेट होती है। अच्छा, उसके ऊपर उसके बने होंगे कि नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, वो भी हमने काउंट कर लेने हैं। नंबर 3 पे हमने देखना है कि जो पिच ऑफ क्वाइल है कि क्वाइल का जो एरिया वो कितना ले रहा है, उसकी पिच कितनी है, वो हम नोट करेंगे। नंबर 4 पे हम देखेंगे कि हर क्वाइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, यानी कि टर्नों की तादाद हम काउंट करेंगे। नंबर 5 पे हम देखेंगे कि हर जो वाइंडिंग है वो कहाँ पे पड़ी हुई है। नंबर 6 पे हम देखेंगे कि उनके दरमियान कनेक्शन किस तरह के बने हुए हैं, सीरीज कनेक्शन है या पैरेलल कनेक्शन है आपस में। और फिर हमने देखना है कि रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग की आपस में पोजीशन कहाँ पे है, यानी कि रनिंग वाइंडिंग कहाँ पे हुई है, जो यानी कि जो ओरिजिनल
मोटर आई है, ठीक है, उसकी रनिंग वाइंडिंग कहाँ पे पड़ी हुई थी, कहाँ पे है इंस्टॉल्ड, और स्टार्टिंग वाइंडिंग कहाँ पे इंस्टॉल्ड है, उसकी हमने पोजीशन भी नोट करनी है, ठीक है। नंबर 8 पे हमने देखना है कि जो वाइंडिंग की टाइप है वो किस तरह की है, लैप वाइंडिंग है, वेव वाइंडिंग है, किस तरह की वाइंडिंग है वो हम देखेंगे। और नंबर 9 पे हम नोट करेंगे कि जो स्लॉट है उसके अंदर इंसुलेशन किस तरह की पड़ी हुई है, ठीक है जी। ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है ये हम एक डाटा शीट बना लेंगे स्प्लिट फेज जैसे मोटर की, उसके ऊपर हमने ये सारी की सारी चीजें नोट कर ली, जैसे उसके हार्स पावर कितने, आरपीएम कितने, वोल्ट्स कितने, एम्पेयर्स कितने हैं, किस फ्रीक्वेंसी पे चलती है, उसकी टाइप क्या है, फ्रेम क्या है, ये सारी चीजें जो है, टेम्परेचर, मॉडल, सीरियल नंबर, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे नोट करेंगे कि नंबर ऑफ फोर्स कितने हैं, स्लॉट्स कितनी है, 32 स्लॉट वाली है, 36 स्लॉट्स वाली है, 38 वाली है, 4 पोल वाली है या 6 पोल वाली है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखना है कि वाइंडिंग रनिंग, उसका वायर का साइज क्या है, सर्किट्स उसकी पिच क्या है, टर्न की तादाद कितनी है, इसी तरह स्टार्टिंग के लिए देखेंगे। और ये स्लॉट नंबर, ये जैसे 36 आपको ये नजर आ रहा है कि 36 स्लॉट वाली ये एक स्प्लिट फेज मोटर की डाटा शीट है, उसकी रनिंग वाइंडिंग कहाँ पे है और स्टार्टिंग वाइंडिंग उसकी कहाँ पे है, रोटेशन, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे नोट करनी है। अच्छा, दूसरे स्टेप पे हमने करना है कि जब हमने डाटा सारा कलेक्ट कर लिया उसके बाद हमने करना है कि स्टेटर को खाली करना है, उसमें से हमने वाइंडिंग जो डैमेज हुई है उसको निकालना है, ठीक है, उसको कहते हैं स्ट्रिपिंग। जो डैमेज वाइंडिंग है उसको निकालने का जो अमल है उसको क्या कहते हैं, वो स्ट्रिपिंग है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है अगर सिर्फ उसी को रिप्लेस करने की जरूरत है तो हम क्या करेंगे कि एक तरफ से हम एक वायर को काटेंगे और दूसरी तरफ को खींच लेंगे स्टेटर में से, या हम क्या कहते हैं कि पावर हैक्सा जैसे जो आरी होती है, तो अगर तो ये इलेक्ट्रिक आरी है तो उसकी मदद से हम इसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, या हम मैनुअली करें। मैनुअली ये देखें कि ये जो आपको नजर आ रही है स्टेटर की कोर है, ये दरमियान में जो है ये वाइंडिंग हुई हुई है और ये वेज रखे हुए ऊपर में ताकि वाइंडिंग जो है वो बाहर ना निकले। हमने क्या करना है, सबसे पहले इस वेज को खत्म करना है। उसके लिए हमने क्या किया, नंबर 1 जो पोजीशन आपको नजर आ रही है, हमने क्या किया, एक आरी रखी, यहाँ पे हैक्सा रखा, इस हैक्सा को हम हथौड़ी की मदद से क्या करेंगे, रोटेट करवाएंगे आगे, ताकि वो आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन से वो क्या कर जाए, उस वेज को काट दे और ये वाइंडिंग जो है वो एक तरफ से कट जाए। अच्छा, नंबर 2 पे है अगर को जो स्टेटर है वो सारी की सारी उसकी वाइंडिंग निकालने वाली, यानी कि रनिंग वाइंडिंग भी खराब हो चुकी है और जो है स्टार्टिंग वाइंडिंग वो भी डैमेज हो चुकी है, फिर हम क्या करेंगे, बर्न द स्टेटर, यानी कि हम एक स्टेटर जो हमने उसमें से रोटर निकालने के बाद जो उसका स्टेटर है उसको हम क्या करेंगे, ओवन के अंदर रखेंगे, बेकिंग ओवन के अंदर, ठीक है। बेकिंग ओवन के अंदर हम रखे उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको वहां पे हम टेम्परेचर में रखेंगे ताकि जो वार्निश है वो पिघल जाए और वाइंडिंग आसानी से निकाली जा सके। या दूसरा इसका तरीकेकार क्या है कि हम उसमें से हैवी करंट पास करें। हैवी करंट पास करने से जो इंसुलेशन है वो भी क्या हो जाएगी, आपको पता है कि जितनी करंट ज्यादा होती जाती है उतनी हीट ज्यादा पैदा होती है, और जितनी हीट ज्यादा पैदा होगी उतनी वो जो है वो इंसुलेशन डैमेज हो जाएगी, ठीक है, जिसको हम निकालना चाहते हैं। ओके, ये करने के बाद हम क्या करेंगे कि काउंट द नंबर ऑफ टर्न, यानी कि हमने जो कॉइल निकाला उसकी हम टर्न की तादाद फाइंड करेंगे कि कितनी टर्न्स हैं। नंबर 3 पे हम देखेंगे जो हमने तार निकाली है उसका साइज क्या है, वायर गेज, अमेरिकन वायर गेज की मदद से फर्ज करें कि वो 18 नंबर की तार है उसमें। नंबर 4 पे हम देखेंगे कि उसके ऊपर इंसुलेशन किस तरह की है, कि कॉटन की इंसुलेशन हुई है या फॉर्मेक्स है या फॉर्मवार है। ये बेसिकली मैग्नेटिक टाइप के जो कुछ कंडक्टर्स होते हैं उनके ऊपर इस तरह की जो है वो की जाती है, फॉर्मेक्स या फॉर्मवार टाइप। ये भी इंसुलेशन की कुछ अकसाम है। अच्छा, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो हमने कलेक्ट की, यानी कि टर्न को हमने काउंट किया, उसका साइज फाइंड किया वायर का और इंसुलेशन, ये सारी की सारी हम पिच डाटा जो हमने पिछली स्लाइड में देखा था वो हम यहाँ पे नोट कर देंगे
चार्ट पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्लॉट को क्लीन करेंगे, ठीक है। अब क्लीनिंग के जो अमल है उसमें से हम अगर आसानी के साथ उसमें से तार निकल आई है, ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, उसमें से हमने निकाल लिया। अगर उसके अंदर जो है वो कोई ग्रीस वगैरह है या वो जम गया, तो हम क्या करेंगे, कोई भी चाकू या छुरी वगैरह का इस्तेमाल करें, कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे, और ताकि उसकी स्लॉट को हम अंदर से उसकी सफाई कर लें। ये सारा काम करने के बाद हम क्या करेंगे कि एक एयर कंप्रेसर की मदद से, ताकि अंदर कोई अगर कोई डस्ट के पार्टिकल्स हैं तो उनको भी हम क्या कर देंगे, सर्किट में उस स्टेटर वाइंडिंग में से स्टेटर की जो स्लॉट्स उसमें से निकाल देंगे। ये सारा काम करने के बाद अगर फिर भी उसके अंदर कोई ग्रीस वगैरह है तो हम उसको फिर क्या करेंगे, उसको वॉश कर देंगे, ठीक है। और वॉश हमने जो करना है वो नॉन इनफ्लेमेबल कोई क्लीनर हो, और उसके जरिए हम क्या करेंगे, अगर जरूरत है तो हम उसको फिर वॉश कर देंगे। ओके, नंबर तीसरा जो हिस्सा है रीबाइंडिंग के प्रोसेस में, वो है री इंसुलेटिंग, यानी कि हमने जो स्लॉट्स उनको खाली कर लिया, उनको साफ कर लिया, अब हमने उसको रीबाइंड करना है। तो रीबाइंड करने से पहले हम क्या करेंगे, उसको इंसुलेट करेंगे स्लॉट्स को। अब इंसुलेशन की जरूरत क्यों पेश आती है कि इंसुलेशन, जैसा कि हमें पता है कि जो बाइंडिंग है, अगर हम उसको प्रॉपरली इंसुलेट नहीं करेंगे तो वो शॉर्ट सर्किट का सबब बनेगी, वो जो है वो ग्राउंड होने का सबब बनेगी, जिससे हमारा जो सर्किट है वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा। अब मुख्तलिफ तरह के हम इंसुलेशन पेपर इस्तेमाल करते हैं, जैसे आर्मो पेपर है, ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या वार्निश्ड कैम्ब्रिक पेपर है, या डुप्लेक्स इंसुलेशन पेपर है। ये सारे के सारे जो पेपर हैं वो हम इस्तेमाल करें। अब ये जो आर्मो पेपर होता है, ये क्या होता है कि एक टफ रैग पेपर होता है, और ये ऐसा पेपर होता है जब हम इसको बेंड करेंगे तो इसके अंदर क्रैक नहीं पड़ती, ठीक है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। या जो वार्निश कैम्ब्रिक है, ये बेसिकली ऑयल में डूबा हुआ एक मॉइस्चर प्रूफ इंसुलेशन होती है, जिसकी जो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग क्वालिटी है वो भी हाई होती है। और डुप्लेक्स इंसुलेशन जो है, ये हम क्या करेंगे, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इसको बना सकते हैं। अच्छा, जब हमने किया, हमने पेपर भी ले लिया, तो हम क्या करेंगे, आपने ये करना है कि सबसे पहले आपने देखना है कि जो इंसुलेशन पहले इस्तेमाल हुई थी ओरिजिनल मोटर के अंदर, वो कौन सी थी। आप कोशिश करेंगे पहले उसी तरह की जो है कोई इंसुलेशन पेपर का इस्तेमाल करें। ओके, इंसुलेशन प्लेसमेंट, उसके बाद हम क्या करेंगे कि अपने जो पेपर है उसको इंसुलेट करेंगे, उसके अंदर प्लेस करेंगे। अब ये प्लेस हमने किस तरह करना है कि ये देखें, हमने इसको काट दिया पहले, ठीक है, इसका साइज हमने लेना है पहले, और इसके जो एंड है उसको हमने क्या करना है, उसके कफ बना देना। अब ये कफ बनाने का मकसद है ताकि जब हम स्लॉट के अंदर इसको रखें इंसुलेशन पेपर को, तो ये आगे पीछे ही लेना, ठीक है, इसकी मोशन को हम कंट्रोल कर सकें ताकि ये मूव ना कर सके। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसकी जो साइड्स हैं उनको कफ की सूरत में लपेट देते हैं। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, इंस्टॉलेशन ऑफ फीडर, कि ये जो वाइंडिंग आपको ये स्लॉट्स नजर आ रही है, ठीक है, इसके दरमियान में हमने ये क्या किया कि यहाँ पे हम कोई एक फीडर रख देंगे, कोई भी एक इंसुलेटिंग मटेरियल हो, ताकि ये जो जब हम इसको वाइंड कर रहे हो, तो ये चूंकि लोहे की बनी है स्लॉट, ताकि उसको ये डैमेज ना करे। अच्छा, एवरेज साइज जो है आर्मो पेपर का जो है वो 0.4 mm का थिकनेस का रखते हैं, और जो वार्निश्ड कैम्ब्रिक पेपर होता है उसका जो एवरेज साइज अमूमी तौर पे इस्तेमाल किया जाता है वो 0.2 mm में रखा जाता है। ये बेसिकली जो एक मिसाल मैंने आपको दी है, ये पेपर हम इस्तेमाल करते हैं बिटवीन रनिंग वाइंडिंग एंड
स्टार्टिंग वाइंडिंग, उन दोनों के दरमियान ये जो है इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अब है जी चौथा उसका प्रोसेस एनालिसिस का कि रीवाइंडिंग। अब सारे हमने कर लिए, इंसुलेशन भी हमने कंप्लीट कर लिए। अब जो अमल है वो है रीवाइंड करने का। तो उसको हम रीवाइंड करना चाहते हैं तो इसकी बेसिकली तीन जो है वो किस्में हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली है हैंड वाइंडिंग, दूसरी है फॉर्म वाइंडिंग और तीसरी है स्कैन वाइंडिंग। इन तीनों में से हम कोई भी वाइंडिंग की टेक्निक इस्तेमाल करते हुए हम जो है उस स्टेटर को रीवाइंड करेंगे। टेक्निक हम कोई भी इस्तेमाल करें तो जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो हमेशा क्या होगी, रनिंग वाइंडिंग के ऊपर होगी, यानी कि रनिंग वाइंडिंग इनवर्ड इनसाइड भी होगी और उसके ऊपर जो है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग बनाई जाती है। दोनों के दरमियान जो है वो प्रॉपर इंसुलेशन रखी जाती है। ठीक है, अब पहली किस्म जो हैंड वाइंडिंग है उसको हम डिटेल में देखते हैं कि वो है क्या। अब हैंड वाइंडिंग जैसे कि इसका नाम से ही जाहिर है कि ये हम जस्ट किसी बगैर किसी और सहारे के हम सिर्फ हाथ की मदद से क्या करते हैं कि इसको वाइंड करते हैं। और ये ऐसी टेक्निक है जिसको हम रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग दोनों के बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो प्रोसीजर है वो कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले हमने क्या करना है कि इनर पिच जो होगी कॉइल की उससे हमने स्टार्ट लेना है और हमने एक एक टर्न करके जो है लपेटना है। जैसे आम आप किसी चीज के ऊपर कोई चीज लपेटते हैं ना, तो इस तरह हमने क्या करना है कि एक स्लॉट हमने कोई ली है, उसके ऊपर हम उसको रोल करते जाएंगे। ठीक है, अनटिल जो हमारा पूरा कॉइल है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। अच्छा, ये काम करने के लिए हम क्या करेंगे कि स्टेटर ये हमने रखा हुआ है और ये स्पूल है। अब स्पूल क्या है, ये वो गोट है जिसके ऊपर हमने तार लपेटी है। हम गोट को चाहते तो हम नीचे भी रख सकते थे, लेकिन उससे क्या हो सकता है कि तार में बल पड़ जाए, बल पड़ के उसकी इंसुलेशन डैमेज हो सकती है और बाद औक़ात वो टूट भी सकती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको इस स्पूल के ऊपर लपेट के, ये जो गोट मैं आपको बता रहा हूँ इसके ऊपर हम इसको लपेटेंगे। ठीक है, ताकि वो आसानी के साथ ये तार जो है वो इस स्लॉट के अंदर जो है उसका टर्न बनाया जा सके। ठीक है, अब प्रोसीजर हमने क्या करना है कि सबसे पहले ये इनर पिच जो है ये हमने ली, यहां से हम कॉइल बनाना शुरू। अब जितनी टर्न थी, फर्ज करें कि इसकी 50 टर्न हमने बना लिया, तो 50 दफा हम क्या करेंगे, इसको ये टर्न करेंगे। ठीक है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हमने नेक्स्ट पिच की तरफ जाना है। ठीक है, नेक्स्ट पिच में फर्ज कर लेंगे 50 टर्न है। अब हम इसी टर्न को काटेंगे नहीं तार को, बल्कि इसी को नेक्स्ट टर्न में ले जाएंगे और फिर उसको भी बल देते जाएंगे अनटिल 50 कंप्लीट होके ये उसका सिरा आ गया। ठीक है, और अगर मजीद एक और पिच रिक्वायर्ड है तो हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट जो है वो स्लॉट के अंदर चले जाएंगे और अपने हाथ से उसको लपेटना शुरू कर देंगे। तो इस तरह जो है हम पूरा करेंगे अनटिल जो हमारा पूरा कॉइल है, पूरा एक पोल है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, तो इस तरह हमने एक पोल की जो है वो वाइंडिंग कंप्लीट करनी है। उसके बाद हमने करना क्या है कि हम इसके दरमियान में वुडन डुवेल्स इस्तेमाल। अब वुडन डुवेल क्या है कि जैसे सरिये होते हैं ना, उस तरह के ये लकड़ी के बने हुए सांचे हैं। ठीक है, अब इनके रखने का यहाँ पे मकसद ये है कि ताकि जब हम वाइंड कर रहे हो, ठीक है, तो ये जो तार है ये बाहर ना निकले। इसको हम इसके ऊपर ये सपोर्ट के तौर पे इधर लपेट देंगे। अब इससे नीचे से हम क्या करते जाएंगे, बल देते जाएंगे ताकि जो तार है वो आसानी के साथ वाइंड की जा सके। ये करने के बाद हम ये वुडन डुवेल्स निकाल लेंगे और फाइबर के या लकड़ी के बने हुए जो वेज हैं वो इसके ऊपर रख देंगे ताकि कॉइल की जो मजबूती है वो स्लॉट के अंदर हो सके। दूसरी टाइप है फॉर्म वाइंडिंग। फॉर्म कहते हैं सांचे को, यानी कि हम इसमें हाथ का इस्तेमाल होगा, लेकिन हम क्या करेंगे, हम वन बाय वन नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, एक कोई सांचा लेंगे, उस सांचे के ऊपर हम कॉइल को पहले लपेटेंगे और लपेटने के बाद हम जो है वो स्लॉट के अंदर सारे जो कॉइल्स हैं उनको इंसर्ट करेंगे। ठीक है, अब ये है क्या कि हम करते क्या हैं कि लकड़ी के बने हुए या किसी मेटल के बने हुए जो है सांचे इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, जैसे ये आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है,
ये इनर पिच के लिए एक साइज है, फर्ज करें ये उससे बड़ी पिच के लिए, ये उससे बड़ी पिच के लिए, ये मुख्तलिफ साइज हैं। अब किसी भी पिच का जो साइज है वो हमने लेना किस तरह है, वो सबसे पहले बात है कि हमें पता होना चाहिए कि जो स्लॉट है, ठीक है, वो कितनी है और हमने कितना जो है वो कॉइल की जो विड्थ है वो रखनी है। तो वो डिपेंड करेगा कि हम पहले सबसे पहले हम लेंगे कि जो सांचा हम यूज करने चाह रहे हैं उसका साइज क्या है। अब ये जो साइज है ये डिपेंड करेगा कि जो इनर पिच है, ठीक है। अब ये जो उसकी स्लॉट की जो विड्थ है, फर्ज करें कि इसकी टोटल जो विड्थ है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब 5 सेंटीमीटर की अगर ये पूरी की पूरी स्लॉट है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे 5 सेंटीमीटर से एक तरफ 6.5 mm और दूसरी तरफ भी 6.5 mm हम गैप छोड़ेंगे। अब टोटल जितनी विड्थ हो जाएगी 6.5 और 6.5 13.5 mm हो जाएगा, यानी कि ये कितना बन गया 1.3 सेंटीमीटर। उसके अंदर हम ऐड करेंगे 5 पहले था, तो 6.3 सेंटीमीटर का हम जो है वो इनर फॉर्म जो है उसकी विड्थ हम बनाएंगे, ठीक है। यानी कि इसकी जो टोटल विड्थ हो जाएगी, ये जो इनर फॉर्म है इसकी टोटल विड्थ कितनी हो जाएगी 6.3 सेंटीमीटर। फर्ज करें कि अगर वो 5 सेंटीमीटर का हो, ठीक है। इस तरह जो इससे बड़ा सांचा है वो हमने क्या रखना है, इस जो हमने इनर सांचा जो इनर फॉर्म बनाया है, ठीक है, इसको मजीद हम 5 मिलीमीटर दोनों अतराफ में बढ़ाएंगे, ठीक है। दोनों अतराफ में बढ़ाने के बाद हम उसका वो जो है वो सांचा तैयार कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह हमने जितने भी बाद में बनाते जाना है तो उसका हम उतना उसका जो साइज है वो सांचे का रखते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह हम एक सांचा भी तैयार कर लिया। अब सांचा तैयार करने के बाद हम क्या करेंगे, सांचे की ये तो होगी यानी कि उसकी जो है चौड़ाई कितनी हमने रखनी थी। चौड़ाई के बाद हमें पता होना चाहिए कि हम कितना मोटा वो सांचा जो है, यानी कि इसकी जो थिकनेस है वो हम कितनी बनाएंगे। तो वो अमूमी तौर पे रखी जाती है 3/4, यानी कि अगर फर्ज करें कि उस स्लॉट की जो डेप्थ है वो 8 मिलीमीटर है, उसकी जो डेप्थ है वो कितनी है 8 मिलीमीटर है, तो हम 6 मिलीमीटर कम से कम होना चाहिए जो फॉर्म है उसकी थिकनेस होनी चाहिए, यानी कि 3/4 होना चाहिए। 3/4 हिस्सा होगा डेप्थ ऑफ स्लॉट का। अच्छा, जब हमने स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट पिच को बाउंड करेंगे। जैसे ये इसको हमने बाउंड किया, बाउंड द कॉइल ऑन द फॉर्म एंड टाई विद कॉर्ड। हमने जितने भी इसके ऊपर कॉइल हम बना लिए तो उसको हम मुख्तलिफ जगहों से बांध देंगे ताकि वो जो कॉइल है वो खुले ना, ठीक है। उसके बाद प्रोसीजर का हिस्सा है कि प्लेस द कॉइल इन द स्लॉट, यानी कि जब हमने कॉर्ड के साथ बांध ली तो हम बारी बारी पहले हम इनर पिच के अंदर जितने भी हमने कॉइल के अंदर टर्न्स हैं वो इसमें घुसा दी, फिर उससे जो बड़ा पिच वाला कॉइल है वो हम इसमें इंसर्ट करेंगे, फिर उसे नेक्स्ट, फिर उसे नेक्स्ट, इस तरह करते जाएंगे। फिर उसी तरह हम वुडन या फाइबर की जो वेज है वो रख देंगे ताकि जो कॉइल्स है वो आसानी के साथ इंसर्ट रहे अंदर ही। थर्ड इसकी टाइप है स्केन वाइंडिंग। अब स्केन वाइंडिंग में क्या किया जाता है कि ये बेसिक ज्यादातर इस्तेमाल की जाती है स्टार्टिंग वाइंडिंग को बनाने के लिए। इसका फायदा ये है कि हम इसमें बहुत सारे कंडक्टर एक ही स्लॉट के अंदर जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। इसका प्रोसीजर क्या है कि सबसे पहले जैसे हमने फॉर्म वाइंडिंग में कहा था कि हम फॉर्म का जो साइज है वो पहले लेंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे हमने क्या करना है कि साइज ऑफ स्केन हमें पता होना चाहिए कि स्केन का जो साइज है वो क्या है। अब स्केन का साइज हमने लेना है तो उसी तरह हम देखेंगे इनर पिच, ठीक है, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। ये फर्ज करेंगे हम एक तार हमने ली है, एक तार का टुकड़ा है, उसका ये बिगिनिंग पॉइंट है, यहाँ से हमने लपेटना शुरू किया। एक दफा हमने रोल किया, फिर अगर दूसरी पिच रिक्वायर्ड है तो ये दूसरी पिच को भी हम इस तरह लपेटेंगे, फिर तीसरी पिच में जाएंगे और ये जो है एंड, फिर बिगिनिंग और एंड दोनों को हम मिला देंगे। तो इस तरह जो है वो एक स्केन जो हम लेंगे उसका एक साइज बन जाएगा। उसके बाद हमने वायर को इस तरह रेक्टेंगुलर शेप, यानी कि जो वायर है ये जो इसका हिस्सा है ये वो ये आ जाएगा। बाकी हम सारे को ओपन करेंगे और इस तरह एक रेक्टेंगुलर शेप में बना देंगे, ठीक है। अब इसकी जो हमने ये विड्थ रखनी है, ये विड्थ डिपेंड करेगा कि जो सबसे बड़ी पिच है उसकी विड्थ कितनी है, ठीक है। उस विड्थ के मुताबिक हम इसकी विड्थ बनाएंगे, ठीक है। बाकी सारी के सारी उसकी जो है वो लेंथ बन जाएगी। उसके बाद हमने स्केन बनानी है। स्केन किस तरह बनाने है कि हम ये 4 कील
किसी बोर्ड में लगाएंगे, एक यहाँ पे फर्ज करें लग गया, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, उस उतने डिस्टेंस पे लगाना है जितना इस जो स्केन है ना उसका साइज होगा, ठीक है। उतने हमने डिस्टेंस पे लगा के फिर हमने खुद कॉइल इसके ऊपर बनाना है, जैसे हमने फार्म पे बनाया था इसी तरह अब हम क्या करेंगे, ये भी एक सांचा सा बन गया, ठीक है। इसके ऊपर हम लपेटते जाएंगे इस तरह कीलों की मदद से। अब जितने भी टर्न रिक्वायर्ड है पूरे के पूरे कॉइल में, फर्ज करें कि ये जो पूरा पोल है इसके अंदर जो टर्न्स की तादाद है वो 200 है, तो हम 200 टर्न जो है वो इधर ही एक ही साइड पे लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद हमने करना है कि स्केन को प्लेस द स्केन इनटू स्लॉट्स। अब ये जो हमने स्केन बनाया है ये वाला, इसको हमने स्लॉट के अंदर किस तरह लगाना है, इस तरह कि ये सबसे पहले हम इनर पिच जो ये वाली थी इससे हम शुरू करेंगे, ठीक है। और इन दोनों का जो गैप है वो हमने कितना रखना है, उसी तरह 6.5 mm, यानी कि जो स्लॉट की विड्थ है उससे 6.5 mm बाहर होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये एक पिच जब कंप्लीट होगी हम क्या करेंगे, ये वाली वायर इधर आ जाएगी, ये वाली वायर इधर आ जाएगी, यानी कि हमने इसको ट्विस्ट किया। जब हम ट्विस्ट करेंगे तो फिर ये इसकी शक्ल कुछ इस तरह से बन जाएगी। ये हमने ट्विस्ट करके जो दूसरी कॉइल थी उसको हमने नेक्स्ट जो पिच है उसके अंदर इंसर्ट कर दिया, नेक्स्ट स्लॉट के अंदर, ठीक है। इस तरह ये हो गया, ये दो उसी तरह दो सिरे जो है वो बच जाएंगे। फिर इसी तरह हम क्या करेंगे, हम थर्ड जो पिच हमने बनाई है, ठीक है, उसके अंदर भी हम इसको ट्विस्ट करेंगे और नेक्स्ट पिच में इंसर्ट इस तरह कर देंगे अनटिल हमारा जो पूरा एक पोल है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब ये एक पूरा जो पोल है वो फॉर्मेट हो चुका है, बात समझ आओगी। इसी तरह बाकी जितने भी पोल उस स्टेटर वाइंडिंग की जो रनिंग वाइंडिंग है उसके जितने भी पोल्स होंगे उसके मुताबिक हम उसको क्या कर देंगे, मिला लेंगे। फर्ज करेंगे वो जो है 4 पोल वाली मोटर है, ठीक है। तो जिस तरह हमने एक पोल जो है कंप्लीट किया है इसी तरह बाकी जो तीनों पोल होंगे वो भी इसी फॉर्मेट के तहत हम बना लेंगे, ठीक है। ये सारा काम करने के बाद जब हमने कॉइल भी इंसर्ट कर लिए, अब पांचवा स्टेप है कि हम क्या करें, वाइंडिंग को कनेक्ट करें आपस में, यानी कि जो पोल्स हमने बनाए हैं हर पोल के दो सिरे होंगे। अब हमने पोल के कनेक्शन किस तरह करने हैं, तो इसके लिए आपने रूल याद रखें कि आपने कनेक्शन कुछ इस तरह से बनाने हैं कि हर पोल की जो पोलैरिटी है वो एडजेसेंट पोल की अपोजिट होनी चाहिए, यानी कि अगर पहले पोल की पोलैरिटी है क्लॉकवाइज तो दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, या अगर पहले की एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरे की क्लॉकवाइज होनी चाहिए, इसी तरह तीसरे की फिर एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, यानी कि जो कंसेक्टिव पोल होंगे उनकी जो पोलैरिटी है वो अपोजिट होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात इसमें आपने ये ध्यान में रखनी है कि जो प्रोसीजर यानी कि जिस तरह का कनेक्शन हम स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए यूज करेंगे उसी तरह का प्रोसीजर हम इस्तेमाल करेंगे रनिंग वाइंडिंग को बनाने के लिए। तो इसके बेसिकली दो मेथड हैं, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। ये तो आपको पता है कि सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है। अब किस तरह हमने सीरीज में कनेक्ट करना है वो कुछ इस तरह के कुछ स्टेप्स हैं। ये स्टेप 1 में हमने क्या करना है कि ये दो पोल है, पोल 1 पोल 2, ठीक है। अब इस पोल के भी दो सिरे हैं, एक बिगिनिंग लीड है एक एंडिंग लीड है, और दूसरे के भी एक बिगिनिंग लीड है एक एंडिंग लीड है। हमने करना क्या है कि पहले पोल की जो एंडिंग लीड है वो दूसरे पोल की एंडिंग लीड के साथ हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। इस तरह होगा क्या कि करंट अगर यहां से एंटर हुई है तो इधर क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी, और जब यहां पे पहुंचेगी तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। यानी कि जो हमने पिछली स्लाइड में अपना बात देखी है कि सीरीज कनेक्शन में किस तरह हमने बनाना है कि क्लॉकवाइज पहला है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो इस तरह करने से वो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, यानी कि वो जो रूल है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। स्टेप नंबर 2 में क्या है कि ये दो पोल थे, अब हम तीसरा पोल इसके साथ इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। उसको भी हमने सीरीज में बनाना है, तो वो किस तरह करेंगे कि इसकी बिगिनिंग यानी कि तीसरे पोल की बिगिनिंग दूसरे पोल की बिगिनिंग के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। अब होगा क्या कि ये अगर एंटी क्लॉकवाइज था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोबारा क्लॉकवाइज हो जाएगी। इसी तरह हमने चौथा पोल भी इसके साथ इंसर्ट करना है, तो क्या करेंगे, ये उसी तरह हमने क्या किया, चौथा जो पोल है उसकी जो बिगिनिंग एंडिंग लीड है वो तीसरे की एंडिंग लीड के साथ, और जो बिगिनिंग लीड है वो हमने लाइन के साथ कनेक्ट करने के लिए मुहैया कर दी, ठीक है। तो इस तरह ये जो 4 पोल मोटर है उसके
कनेक्शन जो है वो सीरीज में कंप्लीट हो जाएगी। हम इसी को ब्लॉक डायग्राम की सूरत में अगर बनाए तो वो कुछ इस तरह से डायग्राम इसकी बनेगी कि पहला पोल है, ये दूसरा है, तीसरा और चौथा पोल, ठीक है। ये इसकी बिगिनिंग एंडिंग, बिगिनिंग एंडिंग, बिगिनिंग एंडिंग और इसी तरह बिगिनिंग और एंडिंग लीड है, ठीक है। अब हमने उसी तरह किया कि पहले की बिगिनिंग है, दूसरे की एंड और दूसरे की एंड के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। पोल 1 की एंडिंग लीड पोल 2 की एंडिंग लीड के साथ, और पोल 2 की बिगिनिंग लीड पोल 3 की बिगिनिंग के साथ, और पोल 3 की बिगिनिंग पोल 3 की जो एंडिंग लीड है वो हमने पोल 4 की एंडिंग लीड के साथ कनेक्ट कर दिया, और बिगिनिंग दोनों जो है वो हमने लाइन के साथ। तो इस तरह ये क्या हो गया, वो जो रूल है कि एडजेसेंट वाइंडिंग शुड बी ऑफ अपोजिट पोलैरिटी, तो इस तरह क्या हो जाएंगे कि जो पोल है दोनों के वो पोलैरिटी अपोजिट होगी। इधर अगर क्लॉकवाइज है तो इधर एंटी क्लॉकवाइज, फिर इधर क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अच्छा, तो जो हमने कॉइल इंसर्ट किया वो कुछ इस तरह से हमें बन जाएंगे। ये पोल 1 है, उसकी इनर पिच, फिर आउटर पिच, फिर उससे आउटर, फिर उससे आउटर। अब ये काम हमने अनटिल जब तक हमारा पोल नहीं कंप्लीट हो जाता हमने उसी तरह उसके मुताबिक बनाते जाना है। इसी तरह पोल 2, पोल 3 और पोल नंबर 4 की बात आ जाएगी। अच्छा, ये जो है ये ब्लॉक डायग्राम की सूरत में रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग को दिखाया गया एक स्प्लिट फेज मोटर के लिए। अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द वाइंडिंग फॉर द स्प्लिट फेज मोटर, तो आपने स्प्लिट फेज मोटर की अगर वाइंडिंग डायग्राम ब्लॉक डायग्राम की सूरत में पूछी जाए तो आपने इस तरह बना देनी है, ठीक है। कि ये रनिंग वाइंडिंग है, उसके बिल्कुल पैरेलल में ये स्टार्टिंग वाइंडिंग लगी हुई है, और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बिल्कुल सीरीज में क्या है, एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच है। अब सेंट्रीफ्यूगल स्विच यहाँ पे ओपन हालत में था, ठीक है, ओके। दूसरा इसका तरीकेकार है पैरेलल कनेक्शन बनाने का, वो इस तरह से बनेंगे कि पहले की बिगिनिंग दूसरे कॉइल के साथ एंडिंग लीड उसी तरह हमने कनेक्ट कर दी, तो दोनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया कि इसकी जो पहली वाली थी वो इसकी पहली वाली के साथ, और इसकी जो एंड वाली थी इसकी एंड वाली के साथ कनेक्ट होगी। तो इस तरह ये पैरेलल आपस में दोनों ये सीरीज में, और ये भी दोनों सीरीज में। इस तरह ये 2 पोल 2 सर्किट वाइंडिंग भी इसको कहते हैं, ये बन जाएगी। अच्छा, ये जो आपको फिगर नजर आ रही है इसमें क्या है कि एक सर्कुलर डायग्राम के जरिए जो स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग है स्प्लिट फेज मोटर की उसको जाहिर किया गया है, ठीक है। ये देखें, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग सारी के सारी जो आउटर सरफेस पे हमें नजर आ रही है, और इसके साथ बिल्कुल पैरेलल में इनर सरफेस में स्टार्टिंग वाइंडिंग रखी गई है, ठीक है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो स्टार्टिंग वाइंडिंग ऊपर की तरफ होती है और रनिंग वाइंडिंग अंदर की तरफ होती है, ठीक है। तो इसके साथ ये सीरीज में सेंट्रीफ्यूगल स्विच है। अच्छा, जब हम 2 पोल्स को आपस में कनेक्ट कर रहे होंगे तो उसको हमने जोड़ना किस तरह, किस तरीके कार से हमने उसको आपस में जोड़ना है, यानी कि सप्लाइज करना है, और जोड़ने के बाद उसको इंसुलेट करने के लिए ऊपर टेप भी चढ़ानी है। तो टेपिंग लीड किस तरह करेंगे, उसके 2 मेथड हैं। मेथड 1 में हम क्या करते हैं कि ये फर्ज करें 2 पोल है, पोल 1 और पोल 2। हमने दोनों को क्या किया कि आपस में दोनों को पहले जोड़ा, फिर ऊपर टांका लगाया काविये की मदद से, और फिर ऊपर टेप कर दी। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड कुछ इस तरह से है कि उसके 5 स्टेप है, या आपने 5 के 5 स्टेप याद रखने हैं। पोल 1 पोल 2 हमने क्या किया, पहले दोनों को इस पोजीशन पे लेके आएंगे। जिन 2 एंड्स को हम जोड़ना चाहते ऊपर नीचे हमने रख लिया। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या किया कि हर एंड के ऊपर हमने एक वार्निश्ड स्लीव चढ़ा दी दोनों तरफ में, यहां पे भी और यहां पे भी। स्टेप नंबर 3 में हमने क्या करना है कि इन दोनों जो वार्निश्ड स्लीव हमने चढ़ाई, इन दोनों में से किसी एक के ऊपर एक और बड़ी वार्निश शुदा जो लीड है वो हम चढ़ा देंगे। फर्ज करें कि इधर इसके ऊपर चढ़ा दिया है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों तारों को आपस में जोड़ेंगे, फिर उसी तरह टांका लगाएंगे, ठीक है। और 5वें स्टेप पे हमने क्या किया कि ये जो छोटी स्लीव है इसको ऊपर कर देंगे इस टांके के ऊपर, और जो इसके ऊपर छोटी स्लीव थी उसको आगे कर दिया। अब इन दोनों जो छोटी स्लीव है उनके ऊपर एक बड़ी स्लीव भी चढ़ा देंगे ताकि जो इंसुलेशन है वो ज्यादा मजबूत हो जाए, ठीक है। तो इस तरह ये फाइनल एक स्टेज बन जाएगी। आपसे ये सवाल पूछा जाए कि गिव द स्टेप्स ऑफ सप्लाइसिंग द 2 पोल, ठीक है, 2 पोल्स को जोड़ने के तरीकेकार स्टेप वाइज बताएं, तो आपने ये सारे 5 स्टेप विद डायग्राम आपने बता देनी है।
ये काम करने के बाद हम करेंगे कि जो वाइंडिंग हमने कंप्लीट की है आया वो ठीक है या नहीं है, तो उसके लिए हम कुछ उसके टेस्ट जो है वो परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप हमने किया, ये अंदर की तरफ आपको स्लॉट, ये कोर है, ठीक है, ये हमने जो वाइंडिंग लपेटी हुई है, इनर पिच, आउटर पिच, ये आउटर पिच, और ये जो आपको एक ऊपर रस्सी सी नजर आ रही है, ये कॉर्ड है। ये कॉर्ड हमने क्यों लगाई है, ताकि हम जो एक पूरा एक पोल है उसके अंदर जितने भी कॉइल बने हैं, एक कॉइल था, दूसरा, तीसरा, जितने भी कॉइल बने हैं, ठीक है, हम तमाम के तमाम कॉइल को आपस में जकड़ दें, ताकि वो जो पोल है वो कंप्लीटली जो है वो अपना काम सही तरह सर अंजाम दे सके। और दूसरा हमने ये करना है कि जो उसके एंड्स हैं इनको हमने फ्लेक्सिबल लीड के साथ हमने कनेक्शन उसी तरह बना के, तो फ्लेक्सिबल लीड जो है वो हम बाहर निकालेंगे, ताकि जब हम एक्सटर्नल कनेक्शन बना रहे हो तो फ्लेक्सिबल लीड के साथ उसको कनेक्ट किया जा सके। तो जो हमने टेस्ट परफॉर्म करने हैं, सबसे पहले हम करेंगे शॉर्ट टेस्ट। हमने देखना है शॉर्ट्स। अब शॉर्ट्स के क्या मुराद है, शॉर्ट से मुराद ये है कि सबसे पहले हमने देखना है कि इंटर्न शॉर्ट तो नहीं है, यानी कि दो वाइंडिंग्स हैं इसी पोल के अंदर, तीन तरह के कॉइल आपको नजर आ रहे हैं, 1, 2 एंड 3। अगर इनके आपस में कोई टर्न शॉर्ट तो नहीं होगी, यानी कि किसी जगह से कोई इंसुलेशन डैमेज हो गई है या किसी कोई भी वजह बन गई है, ठीक है, एक इसके साथ हम एक ताल्लुक देखेंगे कि इनका कोई इंटर्न शॉर्ट तो नहीं हो गया, ठीक है। तो उसको हम शॉर्ट्स किसको कहते हैं, अगर आपसे पूछा जाए डिफाइन द टर्म शॉर्ट, तो आपने क्या बताना है, द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन टू वाइंडिंग इज कॉल्ड शॉर्ट। यानी कि अगर दो इलेक्ट्रिकली आपस में जुड़ जाए, ये मैकेनिकली तो जुड़ी हुई है ना, लेकिन अगर इनके दरमियान इलेक्ट्रिकली राब्ता कोई बन जाता है तो उसको हम कहते हैं वो शॉर्ट सर्किट हो गया। तो हम उसके लिए शॉर्ट सर्किट का टेस्ट परफॉर्म करेंगे क्योंकि शॉर्ट तो नहीं है। दूसरे नंबर पे हमने ग्राउंड चेक करने हैं कि ये जो वाइंडिंग है ये कोर के साथ किसी जगह पे टच तो नहीं हो रही, क्योंकि हमने दरम्यान में इंसुलेशन पेपर रखा हुआ था। अगर हो सकता है कि किसी जगह पे इंसुलेशन पेपर ना रखा हो या सही तरह से ना रखा हो, उसके कोई अगर प्रॉब्लम है तो वो क्या करेगा, वो ग्राउंड्स का सबब बनेगा, तो उसको भी हमने चेक करना है। तीसरे नंबर पे हमने चेक करना है ओपन, यानी कि जो एक पूरा हमने एक पोल बनाया है वो क्या उसका एक एंड जो दूसरा एंड है वो आपस में क्लोज है कि ओपन हो गया है, यानी कि दरमियान में किसी जगह से ब्रेक तो नहीं आ गया, तो वो भी हम चेक जो है वो इसके ऊपर लगाएंगे और परफॉर्म करेंगे। और फिर उसके बाद हमने करेक्ट कनेक्शन देखना है कि यानी कि जो हमने पोल बनाए थे, पोल 1, पोल 2, पोल 3, 4, 5, तो जो हमने रखा है कि पहला जो पोल है वो क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, वो भी हम उसके कनेक्शन जो है वो चेक करेंगे कि वो ठीक है कि नहीं है। ये सारा काम करने के बाद हमने क्या किया, बेकिंग और वार्निशिंग के अमल से इसको गुजारना है। यानी कि जो हमने एक स्टेटर वाइंडिंग अब तैयार कर ली है, इसको हमने क्या करना है, पहले हम हीट अप करेंगे किसी ओवन में रख के 100 से 120 डिग्री सेल्सियस तक, उसको हम 3 घंटे के लिए ओवन के अंदर रखेंगे ताकि वो जो स्टेटर है वो सही तरह से हीट अप हो जाए। जब वो ये काम हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, वार्निश्ड फॉर एन और हमने उसी स्टेटर वाइंडिंग को 1 घंटे के लिए वार्निश के अंदर डिप करके रखना है। वार्निश से निकालने के बाद हम क्या करेंगे, 5 घंटे के लिए मजीद उसको 100 से 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हम रखेंगे। ये काम करने के बाद हम क्या करेंगे कि जो अंदर वाली साइड पे अगर जो इनर कोट पे कोई जो है अडहेरिंग वार्निश है उसको हम स्क्रैप कर लेंगे, यानी कि रिमूव कर देंगे। यानी कि ये अडहेरिंग वार्निश से क्या मुराद है, आप इसी तरह समझे कि कोई एक कैंडल है, मोमबत्ती, जब उसको जलाया जाता है तो उसकी साइडों पे जो है वो थोड़ा सा मादा जो है वो लग जाता है जब वो पिघल रही होती है, ठीक है, तो उसका जो मवाद है वो अडहेरिंग उसको कहते हैं। तो इसी तरह अगर कोई अडहेरिंग बन गई है कोर के अंदर वाली साइड पे तो वो रूटर के चलने में जो है मज़ामत पेश करेगी। तो हम अगर चाहते हैं कि रूटर सही तरह काम करे तो हम क्या करेंगे, उसको फ्री टू मूव बनाने के लिए उसके अंदर से जितना भी स्क्रैप है उसको रिमूव करेंगे ताकि जो रूटर है वो आसानी के साथ चल सके। आखिर पे आपकी ये असाइनमेंट नंबर 1 है और ये असाइनमेंट जो है ये आपके लिए जो सेशनल नंबर मैंने आपके लगाने हैं ना, अब चूंकि वो टेस्ट वाली बात तो अब नहीं है, ठीक है, तो यही आपके टेस्ट के नंबर जो है वो मैंने इंक्लूड करने हैं, अटेंडेंस के भी और टेस्ट के भी, इसी की बेस पे मैंने आपके सेशनल मार्क्स जो हैं वो लगाने हैं इंशाल्लाह। तो ये जो 13 क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं ये आपने मुझे क्या करना है, इनके जवाबात लिख के, ठीक है,
तो उसके आपने तस्वीर बनानी है और सारी वो जो फाइल है उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके उस फाइल का जो आपने नाम रखना है वो रखना है असाइनमेंट नंबर 1 अंडरस्कोर अपना रोल नंबर। आपका जो भी रोल नंबर है, फर्ज करें कि आपका रोल नंबर अगर है जी 18 40 61, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि उस रोल नंबर के मुताबिक वो लिख देंगे। अगर किसी का 79 है तो वो 79 रख देगा, अगर किसी का 89 है तो वो 89 रख देगा। और बात समझ आ गई? तो इस तरह आपने इस पूरी फाइल को कंपाइल करके पीडीएफ में बना के इसके जवाबात जो हैं वो सारे जो आपने मुझे इनबॉक्स कर देने हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। और अगर इन सवालात में कोई आपको ना समझ आए, किसी का मतलब अगर नहीं समझ आता, वैसे सवाल तो आपने खुद ही तलाश करने हैं इसमें से। वैसे मैं आपको अभी ब्रीफ कर देता हूँ कि पहला जो सवाल है वो क्या कह रहा है कि नेम सम सिंगल फेज मोटर, कुछ सिंगल फेज मोटर के नाम बताने हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ये भी आपको अभी बताया कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या काम वो आपने बता देना है। ड्रॉ द वाइंडिंग डायग्राम ऑफ स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर रनिंग एट फुल लोड, जब फुल लोड पे चलाया जाता है तो उसकी वाइंडिंग डायग्राम ड्रॉ करें। नेम द रीजन that may cause mechanical troubles in the split phasing, ये जो SPIM है ना, ये स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के लिए लिखा है, ठीक है। तो आपने कुछ रीजन बतानी है जो मैकेनिकल ट्रबल का सबब बन सकते हैं, ये भी अभी हमने पढ़ा है। नेम द स्टेप्स इन्वॉल्व इन वाइंडिंग, जब एक वाइंडिंग की जाती है तो कौन कौन से स्टेप्स जो हैं उसके अंदर रिक्वायर होते हैं, वो जो 8 स्टेप मैंने आपको बताए हैं वो भी आपने कर लेने हैं। इसका जवाब वो बन जाएगा व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड बिफोर वाइंडिंग अ स्प्लिट फेज, यानी कि जब हम एक स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर को वाइंड कर रहे हो तो किस तरह की इंफॉर्मेशन हमें दरकार होती है पहले वाइंडिंग से पहले। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलेशन पेपर, इंसुलेशन पेपर का क्या काम है। नेम इंसुलेशन पेपर कॉमनली यूज्ड, जो हम कॉमनली यूज करते हैं इंसुलेशन पेपर उनके चंद के नाम बताने हैं। वाई कफ्स आर मेड एट द एंड्स ऑफ द इंसुलेशन पेपर, यानी कि इंसुलेशन पेपर के एंड पे हम कफ क्यों बना देते हैं, उसके क्या मकसद है, ये भी अभी आपको बताया है। एक्सप्लेन द फॉर्म वाइंडिंग विद द हेल्प ऑफ द स्कीमेटिक डायग्राम, स्कीमेटिक डायग्राम की मदद से आपने फॉर्म वाइंडिंग को एक्सप्लेन करना है। ड्रॉ द सीरीज कनेक्शंस ब्लॉक डायग्राम फॉर ए स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, तो जो सीरीज कनेक्शन है ब्लॉक डायग्राम की सूरत में वो सारे आपने बता देने हैं। एक्सप्लेन यूजिंग द स्कीमेटिक डायग्राम्स द मेथड ऑफ स्प्लाइसिंग, अभी आपको वो भी बताए हैं, दो पोल को जोड़ने का तरीकाकार। उसके बाद आपने टर्म डिफाइन करनी है, शॉर्ट्स, ओपन और ग्राउंड्स, कि ये टर्म से क्या मुराद है। तो ये जितने भी सवाल आते हैं आपने इनका जवाब एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो मुझे भेज देना है। मैं आपको बल्कि एक डेडलाइन भी बता दूं तो उसके मुताबिक आपने मुझे ये सेंड कर देने हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।